झारखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रांची में दूसरे प्रदेशों में फंसे 12,547 मजदूर और छात्र। मुख्य सचिव से मिले कांग्रेस की 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। मुख्य सचिव को सौंपी मजदूर और छात्रों की सूची। लॉकडाउन में सारे व्यवसाय हुए ठप। कोरोना ने कई लोगों के रोजगार को किया लॉक। लॉकडाउन में अन्नदाता हुआ दाने दाने को मोहताज। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे लातेहार। जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, हालात का लिया जायजा। मौके पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी रहे मौजूद। और मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन में दिखी गड़बड़ी। बीडीओ पर आरोप लापरवाही करने का लगा आरोप। मजदूरों को एक ही वाहन से क्वारंटीन सेंटर भेजने का आरोप। दूसरे प्रदेशों में फंसे 12,547 मजदूरों और छात्रों की सूची लेकर कांग्रेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को वहां पर सूची सौंपी है, जिसमें अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों की लिस्ट है। सबसे अधिक ब्यौरा तमिलनाडु में फंसे मजदूरों और छात्रों का है। पार्टी नेताओं ने सभी के राज्य वापसी की मांग के साथ पार्टी स्तर से मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए हर तरह का सहयोग देने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा, प्रदेश संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन और डॉक्टर बीपी शरण शामिल थे। ने आदरणीय सोनिया गांधी ने जिस दिन ये बयान दिया कि हम सब मजदूरों का खर्च उठाएंगे, तो उसी के तहत 3 दिन पहले यहां कांग्रेस कार्यालय में हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया, राज्य स्तर पे और पूरे जिला स्तर पे। उसके माध्यम से हमारे पास 12,547 मजदूरों छात्रों का डाटा कलेक्ट हुआ था, जो इसमें से लगता है कि 10-12% लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है सरकार के अंदर, और जो बाकी हैं उन सब का डाटा हम लोगों ने आज एक साथ कंपाइल करके पूरे स्टेट का आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको जल्द से इन 12,547 लोगों को जल्द से जल्द जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें झारखंड बुलाने का इंतजाम करें। आज कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस बीच सारे व्यवसाय ठप हैं, जिस वजह से कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। इसी के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी में से एक है किसान, जिन्हें लॉकडाउन में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। क्या है किसानों का हाल और किन परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जहां एक तरफ लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। ताजा मामला गढ़वा के किसानों का है, जहां इस लॉकडाउन में किसानों के धान की खरीदारी ना तो सरकार द्वारा की जा रही है और न ही उनकी राशि का भुगतान हो पा रहा है। जिले के नगर उठारी अनुमंडल मुख्यालय में किसान अपने धान से धन उपार्जन की आस लिए सरकार के हाथों उसे बेचकर धन नहीं मिलने का, यानी सरकारी धान क्रय केंद्र द्वारा ससमय धान की खरीदी नहीं किए जाने का आरोप ही नहीं लगा रहे, बल्कि सीधे रूप में कह रहे हैं कि महामारी रूपी इस विषम आपदा में भी हम पर सरकार और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मामला ये है कि सर हम लोग का 20 क्विंटल धान है, जो कि बटैया वटैया करके यहाँ किसी दूसरे में करके धान बचाए हुए हैं, और उसे बिक्री करने के लिए हम लोग सोचे जी पैक्स में 2 साल जो है पहले हम लोग नहीं दे पाए, सोचे जी इन साल हम इस वर्ष दे रहे हैं यहाँ पर धान लान करके। तो यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं सर जी नहीं अभी नहीं आया है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि इससे भी बिचौलियागिरी यहाँ पर हो रहा है, और जो पैसा यहाँ देता है जिसका सोर्स पैरवी है उसी का धान यहाँ खरीदा रहा है। मामला यह है कि नंबर आया है 6 अप्रैल को आया है, अभी तक धान जो है
तो आजकल करते करते तो कल से धान लेना शुरू हुआ है हमारा। इसके बाद में पहले जो है कुदाते रह गए कि आ जाइए, कल आइए, भेजेंगे, नंबर भेजेंगे, फोन करेंगे, तो इसके बाद में आइएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करना चाहते, क्यों आखिर ऐसा आपको क्यों? आगे पीछे वाला के नंबर कोई मतलब नहीं है नंबर का। क्रय केंद्र द्वारा मनमानी की जा रही है, इसकी तस्दीक खुद केंद्र प्रभारी कर रहे हैं। उनकी माने तो ये सही है कि जो आज लंबे समय से बिक्री को लेकर नंबर लगाए हुए हैं, उनका नंबर आ जाने के बाद भी उनसे उनकी धान की खरीदारी ना कर उनसे खरीदारी करनी जा रही है जो लोग नए आ रहे हैं। उधर हलकान किसान के परेशानी की बाबत पूछे जाने पर वरीय अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। क्या हुआ है ना, मैसेज जो छोड़ दिया गया है, एक ही बार में 50-50 लोगों का छोड़ दिया गया है जी। और गोदाम का कैपेसिटी 1000 एमटी है, और जब तक यहाँ से उठाव नहीं हो पाता है तब तक खरीद नहीं हो पाता है। सर, उनकी आरोप है कि हमारा धान, हम बार बार आते हैं, हमारा धान नंबर पहले नहीं लिया गया, लेकिन जो और लोगों का नंबर है 80,000 90,000 उन लोगों का धान क्रय हुआ है यहाँ पे। क्या सच है ये सर? एक्चुअली क्या हुआ था ना, बीच में लॉकडाउन के बाद काफी किसान अपने मन से ही काफी धान लेके आ गए थे, तो उस समय कुछ लोगों का बीच में घुस गया था। मतलब बीच में लिया गया है सर दूसरे नंबरों का, जिसका नंबर आ गया है वहाँ पे। जिस समय हम लोग फोन करके बुला रहे थे तो लोग लेके आ गए थे, तब उस समय कुछ लोगों का हुआ था। बाकी उसके बाद से हम लोग लगभग कितना दिन पहले की सर बात है सर? ये लगभग 18 तारीख की बात है। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नगर उतारियन मंडल के विभिन्न धान क्रय केंद्रों के द्वारा किसानों से धान क्रय करने में क्रम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मतलब कि जिस किसान का एसएमएस पहले आया है उसका पहले नहीं खरीद के क्रम में ऊपर नीचे करके खरीदारी की जा रही है। तो संज्ञान में आने के बाद नगर उतारी जो मुख्य रूप से ज़्यादातर धान खरीद करता है, वहाँ के क्रय केंद्र के प्रभारी को बुलाकर निर्देशित भी कर दिया गया है कि जिसका एसएमएस पहले आएगा उसी का पहले लेना है, क्रम को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ना है। साथ ही पूर्व में जो गड़बड़ियाँ यदि इन लोगों के द्वारा की गई हैं उसका डाटा भी उनसे मांगा गया है कि जिन लोगों का धान क्रय किया गया है उसका एसएमएस किस दिन आया है और उन लोगों से धान की स्थिति को किया गया है। यदि ये डाटा आ जाने के बाद क्रम में उलटफेर आता है तो उसका प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजकर और उपायुक्त महोदय से इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। हर साल सूखे से पीड़ित होने वाले गढ़वा के किसानों ने इस साल उपजे धान को बेचकर कुछ धन उपार्जन का ख्वाब देखा था, पर सरकार और विभाग के उदासीन और लापरवाह रवैये से वो ख्वाब दिवा स्वप्न बनता दिख रहा है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि इस विपदा के वक्त किसानों को उनके धान का धन कब मिल पाता है। गढ़वा से साधना प्लस के लिए आशीष पांडे के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच प्रशासन कब सुनता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट पर हमारे बिहार झारखंड संवादक कुंदन कृतज्ञ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, किसानों की ये परेशानी है, किसानों की ये बेबसी है, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई सुध लिया गया है अभी तक या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? देखिए आदर्श, अगर बात कर लें अभी कोविड-19 की वजह से जो विश्व व्यापक खतरा बना हुआ है, इस खतरे को लेकर खास करके भारत में अगर बात करें तो विभिन्न राज्यों में छात्रों और मजदूरों को लेकर जो एक अभियान चलाया गया है, उस अभियान के तहत तो उन्हें राहत दे दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनको लेकर अभी कहीं किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार से कोई राहत की योजना नजर नहीं आ रही है। वो चाहे खास करके बिहार की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें, इन दोनों राज्यों में अगर अभी तक की स्थिति है, किसानों के लिए किसी भी प्रकार से योजना न बनाई गई है। अब दफ्तरों में बैठकर किस प्रकार से उस पर काम किया जा रहा है यह अभी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी का जो मौसम चल रहा है वो मौसम रबी की कटाई का है, और रबी की कटाई की वजह से जो स्थिति पूरे बिहार झारखंड में पैदा हुई है कि अभी बीते दिनों हमने खबरों में दिखाया भी था कि किस तरीके से जो कैमूर का इलाका है, औरंगाबाद का इलाका है, जो बिहार के दूसरे इलाके हैं, उन इलाकों में गेहूं के खेतों में किस तरीके से आग लग जा रही है और एकड़ की एकड़ फसल आग से जल जा रही है, किसानों का नुकसान हो जा रहा है। और इस के लिए अब जो बिहार सरकार की योजना है, उस योजना के तहत उन्हें राहत या मुआवजा दे तो दिया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य समस्या है किसानों की फसल का सही मूल्य उन्हें मिल जाए। अब बाजार चूंकि बंद है आदर्श,
और इन परिस्थितियों में आप देखें कि कहीं से भी उनकी फसलों का क्रय नहीं हो रहा है, नहीं जो सरकारी क्रय केंद्र हैं वहां पर हो रहा है, या एफसीआई के द्वारा जो क्रय किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं फसलों को, वहां हो रहा है। तो सबसे बुरी स्थिति आज अगर बिहार और झारखंड में या देश के बाकी 30 राज्यों की बात कर लें तो 30 के 30 राज्यों में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है। आदर्श बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इस बीच क्योंकि कुंदन जी किसानों पर दोहरी आफत पड़ी है, एक तरफ लॉकडाउन की तो दूसरी तरफ कहीं आगजनी हुई है, कहीं मौसम की आफत देखी गई है। लेकिन इस बीच क्योंकि वहां पर जो धान क्रय केंद्र का प्रभारी है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोगों को बीच में हमने बिना नंबर के भी शिफ्ट कर दिया था, तो किसकी लापरवाही इसमें समझी जाए? देखिए आदर्श, यह मामला सरासर आप कह लें कि बद इंतजामी का कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों में अगर इस तरीके से बद इंतजामी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं सबों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि जो धान क्रय केंद्र हैं उन क्रय केंद्रों में एक टोकन सिस्टम लागू किया गया है। किसान अपने टोकन लेकर एक तय और नियत समय पर इन धान क्रय केंद्रों पर पहुंचते हैं, अपने फसलों का वजन कराकर और रसीद लेकर चले जाते हैं और उसके बाद उनका भुगतान सीधे उनके खाते में कर दिया जाता है। लेकिन जो परिस्थितियां हो रही हैं उन परिस्थितियों में इसे न ही लागू किया गया है और न ही इसे फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा परेशानी अगर कह लें कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हो रही है कि बद इंतजामी की वजह से जो किसान टोकन लेकर बैठे हैं उनके धानों को वहां पर प्राप्त नहीं किया जा रहा है प्राप्ति केंद्रों पर, और जो किसान नंबर लगाकर टोकन लेकर अपने धान क्रय केंद्रों तक पहुंचते हैं, क्योंकि आदर्श धान क्रय केंद्रों तक किसानों को अकेले नहीं जाना पड़ता है, उन्हें कहीं ना कहीं अपने फसलों को ट्रैक्टर में या दूसरे वाहनों पर लाद कर लेकर जाना पड़ता है। और लॉकडाउन की इस परिस्थिति में ट्रैक्टरों का संचालन या गाड़ियों का संचालन कितना कठिन है, कई रास्ते या कई कठिनाइयों से गुजरकर उन्हें वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी तो क्रय केंद्रों तक पहुंचने में हो रही है, और वहां पहुंचने के बाद मालूम होता है कि उनके धान को या उनकी फसल को अमुक तारीख पर नहीं खरीदा जा रहा है या उन्हें प्राप्त नहीं किया जा रहा है। तो किसानों के लिए दोहरी समस्या है। और साथ ही साथ मौसम की जो मार है, बिहार झारखंड में पिछले 15 दिनों से लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, एक दिन 2 दिन छोड़कर बारिश हो रही है। और मौसम का जो पूर्वानुमान है, आज भी मौसम का जो पूर्वानुमान आया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक तेज आंधी के साथ मेघ गर्जन होगा और तेज बारिश होगी। ऐसे में किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपनी फसलों को, जो फसल खेत से निकल कर आ चुके हैं, उन्हें कहां पर भंडारण कर रखें, क्योंकि किसानों के पास बहुत ज्यादा जगह इन फसलों के भंडारण के लिए होती नहीं है। तो ये तमाम परेशानियों से किसान जूझ रहे हैं। और ऐसे में एक सबसे अहम सवाल उठता है कि अगर सरकार का आज की तारीख में इनके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा तो आने वाले समय में आम जनता को और तमाम देश के तमाम नागरिकों को अनाजों को लेकर और बाकी दूसरी चीजों को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर बद इंतजामी अन्नदाताओं की परेशानी का सबसे बड़ा कारण। तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन जी आपका शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कहां खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बैठक की है और कैसे मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना में गड़बड़ी देखी गई है। लॉकडाउन में जिले का हाल जानने के लिए झारखंड राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रताप साहू
लातेहार पहुंचे और धीरज प्रसाद साहू भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं इस दौरान मंत्री और सांसद ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हालात का जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह और लातेहार के उपायुक्त जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ जगहों पर इसके संचालन में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लातेहार के सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक का एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार दीदी किचन में रौब दिखाने का मामला सामने आया है। वीडियो द्वारा दीदी किचन का भोजन पहले होटवांग स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में भिजवाया जाता है, उसके बाद बचा हुआ खाना होटवांग चौक के पास दीदी किचन सेंटर में गरीब असहाय लोगों को खाने के लिए लाया जाता है। इसके संक्रमण का खतरा इससे और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी के चलते ग्रामीण खाना नहीं खा रहे, जिस वजह से ये लोग आक्रोशित हैं और बीडीओ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीते दिन बीडीओ गणेश रजक पर मजदूरों को एक ही वाहन में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए क्वारंटीन सेंटर भेजने का आरोप लगा था, जिसके बाद उपायुक्त जीशान कमर ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। और जब सरकार की तरफ से कोई योजना चलाई जाए, उसका लाभ उन लोगों तक ना पहुंचे जो सही में उसके हकदार हो, जिनके लिए वो योजना चलाई जा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी लापरवाही इसमें है। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कई जगह इसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लातेहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर दूसरी बार पदाधिकारी गणेश रजक का एक हफ्ते में रौब दिखाने का मामला सामने आया है। बीडीओ द्वारा किचन भोजन का पहले होटवांग स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर उसे भिजवाया जाता है, उसके बाद बचा हुआ खाना होटवांग चौक के पास दीदी किचन सेंटर में गरीब लोगों को खाने के लिए लाया जाता है। यानी पहले उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है, उसके बाद उसे होटवांग चौक के पास जो बच जाता है खाना, तो वहां पर गरीब लोगों को दिया जाता है। इसी से आक्रोशित होकर लोगों ने, ग्रामीणों ने खाना खाने से मना कर दिया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गोपी कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। गोपी, क्या अपडेटेड जानकारी पूरी मिल रही है इस पूरे मामले पर? जी देखिए आदर्श की ये राज्य सरकार की योजना है, दीदी किचन योजना, और जिस तरह से यहाँ पे धांधली की गई है जिला प्रशासन या फिर प्रखंड प्रशासन का है उसके द्वारा, तो ये कहीं न कहीं देखिए एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि दीदी किचन योजना सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए चलाई गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं और उनके लिए चलाई गई है। और यहाँ पे एक बात जो दीपक कुमार है जो डीपीएम है, उन्होंने दीदी किचन योजना पे आके ये कहा कि हमें प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक के द्वारा ये आदेश मिला है कि हम यहाँ से खाना ले जाके और जो है तो वो क्वारंटाइन सेंटर जो है वहां पे ले जाकर दे। तो वह और जो वहां पे जो खाना दिया जाता है आदर्श, वो खाना बचा हुआ खाना जो है तो यहाँ पे फिर वापस लाया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यहाँ से खाना ले भी जाना चाहते हैं तो पहली बात तो ले जाना तो है ही नहीं, क्योंकि दीदी किचन योजना सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए चलाई, जो गरीब तबके लोगों के लिए है उनके लिए योजना चलाई जा रही है। उसके बाद आप यहाँ से खाना ले जाते हैं और दूसरी चीज कि आप वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर में जो खाना दे रहे हैं वहाँ से विभिन्न जगह के लोगों के जो मजदूर हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं और वो क्वारंटाइन सेंटर में है। किसमें क्या संक्रमण है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, और वो बचा हुआ खाना जो है तो दीदी किचन में यहाँ लोगों को लाकर दिया जाता है। तो वो जो होटवाग के लोग हैं जो उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया है कि हम लोग इस खानों को बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल जाहिर तौर पर गोपी, क्योंकि जो योजना गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही है, आप क्वारंटीन सेंटर में खाना दे रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वहां से बचा हुआ खाना आप गरीबों को दे रहे हैं और ना किसी भी तरीके की वहां पर स्वास्थ्य का वहां पर ध्यान दिया जा रहा है, कि सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है इन लोगों की, कि इनके लिए जो खाना मिले वो मिले, साफ मिले। तो ऐसे में क्या लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, चूंकि एक चीज हमने अब खबर में हमने पहले भी दिखाया अभी तुरंत कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उन पे इस चीज का पहले भी आरोप लग चुका है। अब इस चीज के लिए लातेहार उपायुक्त विशाल कुमार जो है वो उन्हें स्पष्टीकरण भी मांग चुके हैं, क्योंकि आपने पहले भी इस तरह का काम किया था। ये जो गणेश रजक है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन्होंने पहले भी यहाँ से जो मजदूर जो बाहर से आए थे उन लोगों को वाहन से, एक ही वाहन में तकरीबन 40 से 50 लोगों को एक ही वाहन में एकदम ठेलम ठेल जो है तो भर के उन्हें भेजा था। और ये दूसरा आरोप इन पे लग चुका है, क्योंकि इन्होंने ही आदेश दिया था डीजीएम दीपक कुमार को कि आप वहां पे जाए और वहां का भोजन उठाकर वहां ले जाए, उन लोगों को खिलाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए आदर्श, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि राज्य सरकार कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन जिला प्रशासन और जो प्रखंड प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं चूक तो कर रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन लापरवाह अधिकारियों के चलते गरीब लोगों तक वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो योजनाएं इनके लिए चलाई जाती है। गोपी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन इंतजार रहेगा कि वीडियो के ऊपर जो स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कब उसका जवाब दिया जाता है। वहीं परिवार के मुखिया का अगर निधन हो जाए तो सोचिए परिवार की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। इसका उदाहरण गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां झारखंड पुलिस में करीब 15 सालों तक योगदान देने वाले बाबूराम हंसदा नामक जवान के निधन के बाद उसका पूरा परिवार आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। बीते दिन ऑन ड्यूटी तबीयत खराब होने के बाद इलाज के दौरान जवान का निधन हो गया, जिसके बाद बाबूराम परिवार के पास दाह संस्कार के पैसे नहीं थे। अब मौजूदा हालात में 7 सदस्य हैं और परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए वो लोग जंगल के पत्ते तोड़कर उससे पत्तल बनाकर बेचने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेबसी वाली बात तो यह है कि जिस परिवार की यह हालत है उसका मुखिया 15 सालों तक झारखंड पुलिस में अपनी सेवा देता रहा, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से निधन हो गया। और उसके बाद जो हालात इस परिवार के सामने आ खड़े हुए वो जिंदगी में शायद ही इन्होंने कभी सोचे होंगे। एक जवान जो अपनी जिंदगी अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, खासतौर पर पुलिस का जवान सेवा देने में जुटा रहता है, उसके परिवार की देखरेख उसके जाने के बाद कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मुन्ना प्रसाद ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ सुध ली गई है अभी तक? अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है प्रशासन की ओर से। पूरा परिवार पूरी तरह से पीड़ित है। उन लोग के पास भोजन की बहुत बड़ी समस्या है और अभी जो पत्तल वगैरह बना करके वो लोग गुजारा कर रही है पूरा परिवार। तो अभी सबसे बड़ी जो पत्तल वो तैयार कर रहे हैं वो कहीं बिक भी नहीं रहा, व्यापारी नहीं आ रहे हैं, उनके सारे पत्तल जमा हैं। और आज स्थिति ये है कि उनके पास बहुत बड़ी संकट है, पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपया के लिए पूरा परिवार मोहताज है। इस बीच मुन्ना, क्या किसी भी तरीके की वहां पर किसी भी तरीके की राहत प्रदान करने की बात इस परिवार को कही गई? नहीं, किसी भी तरह से नहीं कही गई है। पहले एक नेता आजसू के कोई कार्यकर्ता सूचना मिली थी तो एक बार 5 किलो अनाज पहुंचाया था, आटा, 5 किलो चावल। तो वो ज्यादा दिन नहीं चला है और आज स्थिति ये है कि उनके पास खाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और वो किसी भी तरह से अगल बगल के लोगों के सहयोग से उसका पूरा परिवार चल रहा है। परिवार में एक भी कमाऊ सदस्य नहीं है। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए मुन्ना आपका शुक्रिया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि जो पुलिस का जवान 15 सालों तक झारखंड पुलिस में अपना योगदान देता रहा, उसके निधन के बाद आखिर उसके परिवार की देखरेख करेगा कौन? क्या कोई भी वहां पर सुविधा उन्हें नहीं दी जाएगी? क्या किसी भी तरीके की राहत उन्हें नहीं मिलेगी? इसी बड़ी सवाल के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।